तो आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक हमने पढ़ा था होता है डिविजनल। ठीक है जी। फंक्शनल में मैंने आपको बताया था जैसे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आपको किया जाएगा डिवाइड। जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स के थ्रू कि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बनाती है उतने उसके डिविजन्स हो जाएंगे। तो ये दो हमने आज डिटेल में पढ़ने हैं और ये हमारा टॉपिक है आज का। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शंस होते हैं, ग्रुपिंग किस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जैसे कि डिपार्टमेंट्स लगा लो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट हो गया, और मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स और हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना अलग अलग काम संभालना है। हर डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग रहेंगे, कोई किसी से आपस में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर प्रोडक्ट के लिए बात की जाती है तो प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लो एक ही कंपनी अगर सोप बना रही है, शैम्पू भी बना रही है, और आजकल सैनिटाइजर्स आ गए हैं, ग्लव्स हो गए, और भी बहुत सारे ब्रांड्स और एक ही ब्रांड अलग अलग तरह के टूथपेस्ट लगा लो, टूथब्रश लगा लो। तो अगर एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है तो उस टाइम पे हमको जो डिवीजन करते हैं उसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बुक में आपको सूटेबिलिटी दी है, देखो ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बुक का, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो अपनी अपनी बुक में। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा कोई साल नहीं है। मतलब एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट की इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, एक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट की आना ही आना है। तो ऐसा कोई साल नहीं है जब इसमें से क्वेश्चन आपके उसमें ना आया हो। तो अब शुरू करते हैं इसी के बारे में थोड़ी सी बातें। देखो इसको फायदा क्या होता है फंक्शनल रिलेशनशिप को, कि साइज होता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बनाना भी है, फिर बेचना भी है, फिर एम्प्लॉयज और स्टाफ भी हायर करना है, फिर पैसों का लेन देन भी संभालना है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, बड़े सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन होगी छोटी तो इतने सारे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 बंदे अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं, या अलग अलग एक बंदा बहुत सारे काम भी कर लेता है। मान लो एक मेरी फर्म है, 10 बंदों की फर्म है, सिर्फ 10 बंदों में मैं ये तो है नहीं कि हर एक अलग अलग मैनेजर रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही 4-5 साल ये सारे काम संभाल लूंगा और लेबर से काम करवा लूंगा। लेकिन अगर एक एंटरप्राइज है बहुत बड़ी और बहुत बड़ी कंपनी में हमने स्टाफ को रखना है और लोगों को रखना है, तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। इसकी सूटेबिलिटी तब होती है जब एक ही कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट की अलग फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, या किसी प्रोडक्ट की मशीनरी खराब हो रही है, या मार्केट में सोप की क्वालिटी बेकार हो रही है, तो उससे बाकी चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को हमने बांटा है। देखो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स और लोगों को और चीजों को, मशीनरी को, हर चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है और कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है। तो बाजार से रॉ मटेरियल्स आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे, चीजें आएंगी, इवन स्टाफ आएगा, लोग आएंगे, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कंपनी के अंदर, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोस्ट पे उनको रखा जाएगा, अलग अलग जगह पे उनको भेजा जाएगा। तो जब पता है कि रॉ मटेरियल सोप का है तो वो सोप के डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, और अगर रॉ मटेरियल ग्लव्स का है तो वो ग्लव्स के डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। ये तब पॉसिबल है जब हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने होंगे। अगर एक ही फैक्ट्री में आप सारा कुछ बना रहे हो तो सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा रख दोगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएगा और समझ नहीं आएगा कि ग्लव्स का प्लास्टिक कौन सा था और सोप का ऑयल कौन सा था। तो चीजें मिक्स ना हो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग। जो सोप का स्पेशलिटी होगी वो सोप वाले में डाला जाएगा, जो ग्लव्स बनाने का स्पेशलिस्ट होगा तो ग्लव्स में डाला जाएगा।
तो ये इसके फायदे होते हैं। अब दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, फंक्शनल को अलग से एंड डिविजनल को अलग से। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी पढ़े जाएंगे डिटेल में। अब है क्या, फंक्शनल है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग अलग, ह्यूमन रिसोर्स अलग, फाइनेंस अलग, ठीक है। अब सब कुछ अलग अलग करने से फायदा क्या होगा? पहला फायदा है स्पेशलाइजेशन। मान लो मैं किसी कंपनी में काम के लिए गया, मुझसे पूछा जाएगा जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहूँगा जी MBA, मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए आया। पूछा जाएगा जी फाइनेंस में की है कि मार्केटिंग में, मैं बोलूँगा जी फाइनेंस में की है, ठीक है। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि मैं फाइनेंस के अकाउंट्स अच्छे से संभाल सकता हूँ। जब मेरा इंटरव्यू हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैंने MBA फाइनेंस में की और मेरी स्पेशलिटी क्या है फाइनेंस की, तो मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। इस हिसाब से जिसकी मार्केटिंग की होगी, जिसकी सेल्स की होगी, जो प्रोडक्शन में माहिर होगा, उसको उस डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, तो उनको क्या मिल जाएगी? स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे लोग। दूसरी बात ये है, अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी मेरे को मिल गई, मेरे को वहाँ क्या काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फाइनेंस को संभालना पड़ेगा, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, और पैसा वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में घूम रही है उसको संभालना है, उसको स्टडी करना है, उसके बारे में सारी बात रिपोर्ट्स तैयार करनी है। तो फाइनेंस से, पैसों से रिलेटेड सब कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो ये मैं कब तक करता रहूंगा? एक दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, कि रोज करूंगा? ऑब्वियसली मेरे को डेली बेस पे ये काम करना है। जब तक मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तब तक मेरे को डेली बेस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना है। तो मैं डेली एक ही काम कर रहा हूँ, डेली एक ही काम कर रहा हूँ, डेली एक ही काम कर रहा हूँ। तो मैं जब डेली एक ही तरह का काम कर रहा हूँ तो मैं उसमें क्या बन जाऊंगा? स्पेशलिस्ट। अगर मेरे को आप एक दिन फाइनेंस दे दो, अगले दिन मेरे को मार्केटिंग दे दो, अगले दिन मेरे को सेल्स दे दो, अगले दिन मेरे को प्रोडक्शन दे दो, तो मैं किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाऊंगा। और किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन वाला बंदा इधर नहीं आता, ये वाला बंदा इधर नहीं आता, ये वाला बंदा इधर, आपस में शफल कभी नहीं होते। इसका स्टाफ अलग है, इसका स्टाफ अलग है, इसका स्टाफ अलग है। तो जब मैं डेली बेस पे एक ही काम करूंगा और मेरी स्पेशलिटी फाइनेंस है, तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा। तो इस हिसाब से अगर ये तब पॉसिबल हुआ क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर था, इसलिए तब पॉसिबल हुआ क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया था हमने। तो पहला एडवांटेजेस क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन मिली, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग बैठ गए और उन्होंने अपने काम को और अच्छा किया। जब स्पेशलाइजेशन होगी तो क्या होगा? इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो ये आपका सेकंड पॉइंट बना लो आप, या बुक में लिखा होगा आई थिंक। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो वही हो गया, जब स्पेशलाइजेशन होगी तो इफिशिएंसी तो अपने आप ही आएगी। जब मैं रोज एक ही जैसा काम करूंगा तो मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। जब एक्सपर्ट बनूंगा तो कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा। अब आपको एक मैं काम देता हूँ कि आपने ये काम करना है, आप पहले बार करोगे थोड़ा स्लो होगा, सेकेंड बार करोगे थोड़ा और स्पीड बढ़ेगी, रोज करते रहोगे तो वो स्पीड बन जाएगी। जब कम से कम टाइम में, जो स्पीड बढ़ गई मतलब टाइम कम लगा, कम से कम टाइम में आप ज्यादा काम करने लग पड़ोगे तो एफिशिएंसी अपने आप आएगी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉपर एक ही डिपार्टमेंट में हो, आपके डिपार्टमेंट्स चेंज ना हो। और एक ही डिपार्टमेंट में रहने के लिए आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड लोअर द कॉस्ट। तो डुप्लीकेशन नहीं होती, हर एक को पता है कि मेरे को क्या काम करना है, वो बार बार उसको ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसको ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब डुप्लीकेशन का कहते हैं हम कि मान लो मैंने एक काम किया, वो एक काम किसी और ने भी कर दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे काम का डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा है। तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंस के लोग संभालेंगे, प्रोडक्शन वाले कभी फाइनेंस का काम करेंगे नहीं और फाइनेंस के लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे नहीं। तो डबलिंग नहीं होगी किसी भी काम की, हर काम अपने आप होगा। तो नो डुप्लीकेशन, इसको लिखो आप, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होगा? रिड्यूसिंग कॉस्ट। मैं छोटे छोटे पॉइंट बना के दे रहा हूँ आपको, बुक में शायद अलग हो, लेकिन आपने क्या करना है, ये भी नोट कर सकते हो, वो वाले भी कर सकते हो, एक एक लाइन में सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना, आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म। तो जब रोज एक ही तरह का काम कर रहे हो, आपको पता है आपने किसको जवाब देना है। हमने जो इंपॉर्टेंस पढ़ी थी उसमें एक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी लास्ट टाइम, इट डेवलप्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होगा, आपको पता है आपने किसको जवाब देना है और आपको ये भी पता है कि आपको किसको
नीचे क्वेश्चन पुटअप करना है। तो जब ऐसा होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, साथ में क्या होता है चीज़ों को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। चीज़ों को कंट्रोल करना कि आपको इजीली मिल जाएगी भी कमी कहाँ पे है। मान लो अगर पैसों का वो हेरा फेरी होगी कंपनी में, जब पैसों की हेरा फेरी होगी तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो बात नहीं करोगे। अच्छा, अब मान लो कि जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जा रहा है उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन होगी तो आप किससे पूछोगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, किसी और डिपार्टमेंट का जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट की सेल कम हो गई मार्केट में क्योंकि हम डिस्काउंट्स नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा है लेकिन सेल क्यों कम हो रही है, किससे बात की जाएगी? सेल डिपार्टमेंट में। तो जब हर डिपार्टमेंट की जो कमी निकालना कितना आसान हो जाता है, प्रोडक्शन की कमी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में निकल जाएगी, सेल्स की कमी होगी सेल्स डिपार्टमेंट से बात की जाएगी, फाइनेंस में कमी आएगी तो फाइनेंस से बात की जाएगी। ये तब पॉसिबल है चीज़ें कंट्रोल करना, हर चीज़ बिगड़ने से पहले कंट्रोल की जाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, एंड कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन तब इजी होगा जब सारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं। अगर डिपार्टमेंट्स ही नहीं बनाए, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब डिपार्टमेंट्स बनाना, अगर डिपार्टमेंट्स ही नहीं बनाए तो कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं। लोग आपस में, लोगों को पता ही नहीं किस क्या काम करना है क्या नहीं करना। मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाकर रोज पूछना पड़ेगा सर आज क्या काम करना है, बोलेंगे आज एक काम कर मशीन पे बैठ जा, ठीक है जी, मशीन पे बैठ के चीजें बनाई। अगले दिन काम पे जाऊंगा, सर आज क्या काम करना है, आज एक काम कर मार्केटिंग करके चीजें बेच के आ। सर फिर तीसरे दिन जाऊंगा, आज क्या काम करना है, आज पैसे संभाल ले। तो ये कोऑर्डिनेशन तो नहीं हुआ, रोज अलग अलग काम कर रहे हैं, मेरे को खुद ही नहीं पता, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, कंफ्यूजन है। तो हर डिपार्टमेंट को अपना काम पता होगा, रोजमर्रा डेली बेस पर उसको वही काम करना है, तो आपस में डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर पाएंगे क्योंकि डिपार्टमेंट है। जब डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। इंटरडिपेंडेंस, जब आपस में लोग, चलो इंटरडिपेंडेंस को अलग नहीं लगते, वो कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है कि हर डिपार्टमेंट आपस में दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरडिपेंडेंट है। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल के बगैर काम कर लेगा? क्योंकि सेल डिपार्टमेंट चीज बेचेगा, पैसा कहाँ पे आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। अब उस पैसे से क्या खरीदेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट? रॉ मटेरियल किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या तैयार करेगा? प्रोडक्ट कहाँ देगा? सेल्स डिपार्टमेंट को बेचने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट कब बेच पाएगा? जब आगे उसकी मार्केटिंग सही होगी, ठीक है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स, अच्छा ये सारे डिपार्टमेंट्स को कौन संभालेगा? स्टाफ या एम्प्लॉयर्स? वो कौन हायर करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। अगर इंटर रिलेटेड नहीं होंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये तब पॉसिबल है कि ये फंक्शंस होंगे, और ये फंक्शंस तब होंगे जब डिपार्टमेंट्स बने होंगे। तो इसमें आ गया आपका एक इजी सुपरविजन। वो कंट्रोल का ही दूसरा नाम ले लो आप, अलग से पॉइंट बनाना है बना लो, नहीं तो होता गया बिजनेस स्टडीज में उसी चीज़ों को अलग अलग नाम देके पॉइंट्स बना लिए जाते हैं और आंसर को बड़ा कर दिया जाता है, तो उसके मार्क्स मिल जाते होते हैं। तो कंट्रोल मतलब कि कहीं पे कमी आएगी आपको इजीली मिल जाएगी, तो इजी सुपरविजन भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ड्यू अटेंशन, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलेगा, वो स्पेशलाइजेशन के अंदर ही आती है बात। It makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skills। तो जो employees की ट्रेनिंग है वो easy हो जाएगी क्योंकि उसको रोज एक ही जैसा काम करना पड़ रहा है। उसको अगर सेल्स में आपने बंदा रखा या मान लो प्रोडक्शन में बंदा रखा, उसको आपने मशीन चलानी सिखानी है, उसको ना आपने फाइनेंस सिखाना है, ना आपने मार्केटिंग सिखानी, ना सेल्स सिखानी है, ना एडवर्टीजमेंट सिखानी है, सिर्फ उसको मशीन चलानी सिखानी है। तो एक बंदे को एक ही जैसा टास्क डेली करना है, तो उसकी ट्रेनिंग क्या हो गई? इजी। उसको एक ही काम सिखाना पड़ रहा है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना मैक्सिमम में काम सीख जाएगा वो। तो जब आपको एक ही, अब मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप डेली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप कितने परेशान हो जाते हो। अगर आपको बोला जाए कि आपको पूरा साल सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़नी है, तो आप लोग अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते अकाउंट्स में क्या हो जाओगे? स्पेशलिस्ट। और आपको अकाउंट्स पढ़ाने कितनी आसान है, क्योंकि हमने सिर्फ अकाउंट्स पढ़ानी, होमवर्क कैसे करना है अकाउंट्स का, टेस्ट किसका देना है अकाउंट्स का, सब कुछ अकाउंट्स का करना है। तो ट्रेनिंग क्या होगी आपकी? ईजी। अब कितनी मुश्किल आती है कि अकाउंट्स वाले को होमवर्क करना होता है तो बिजनेस वाले नाराज हो जाते हैं, बिजनेस वाला होमवर्क करना होता है मैथ्स का काम पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन एक ही बंदे को कितने सारे काम करने पड़ गए। लेकिन अगर आपको बोलोगे आपको पूरा सिर्फ मैथ्स पढ़नी है जी, फिर देखा जाएगा बाकी बाद में, तो ट्रेनिंग कितनी ईजी होगी? सिर्फ मैथ्स पढ़ानी, मैथ्स का होमवर्क करना, मैथ्स का टेस्ट देना, तो ये वही वाली बातें आ जाती हैं। फिर आते हैं जी डिसएडवांटेजेस, फटाफट से करते हैं। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स देन द
ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहला आपकी बुक में लिखा है, बुक में साथ साथ पढ़ते रहो। तो बुक्स आपके पास आ गई हैं कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। एक होता है मेरा खुद का, मैं अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मेरे को अपने स्किल्स बढ़ाने हैं एज अ फाइनेंसर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज अ जो लेबरर होता है या सुपरवाइजर होता है या फोरमैन जो फैक्ट्री में काम करता है, मेरे को अपने स्किल्स अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना है। एक अलग से ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे ऊंचा हो, ठीक है, और जितने भी अवार्ड्स मिले, जितना भी काम अच्छा से करके थे, मेरे डिपार्टमेंट का नाम हो। एक होता है कि मेरी कंपनी का नाम हो। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है तो हमारा जो नजरिया है ना सिर्फ डिपार्टमेंट तक रह जाता है, कंपनी तक नहीं पहुंच पाता। हम इतना उतना ऊंचा सोच नहीं पाते कि यार मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरी कंपनी को फायदा हो। मैं सिर्फ इतना सोच पाता हूं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे डिपार्टमेंट को फायदा हो। तो मेरी जो सोच है ना वो सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट तक रह जाती है, ओवरऑल कंपनी पे नहीं जाती। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि मेरे को पूरी कंपनी का सोचना चाहिए। दूसरा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई बार रजामंदी नहीं होती किसी बात पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे को प्रोडक्शन बढ़ानी है, सेल्स वाला कहता है कि मेरे को डिस्काउंट बढ़ाना है, फाइनेंस वाला मना करता है कि डिस्काउंट बढ़ाएगा तो कंपनी को घाटा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए, कई बार लड़ाइयां भी हो सकती हैं, कई बार किसी बात पे वो एग्री नहीं भी हो सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं कई बार। जब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बात बात पे लड़ाइयां होंगी, बात बात पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, उससे कंपनी को नुकसान होगा। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब हमने क्या बोला कि हमको डेली बेस पे सेम काम करना है, स्पेशलाइजेशन होगी, ट्रेनिंग इजी होगी, एफिशिएंसी मिलेगी। जब मैं डेली बेस पे एक ही ऐसा काम कर रहा हूँ तो मैं फ्लेक्सिबल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं क्या हो गया? रिजिड। रिजिड मतलब फिक्स हो गया काम। लेकिन हमको सिखाया गया था यार आपको इनोवेशंस भी करनी है, डायनामिक एनवायरनमेंट में चीजें चेंज हो रही है, आपको उसके हिसाब से ग्रो करना है, मॉडर्नाइज होना चाहिए। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं कई बार नहीं देखी जाती। अगर आपने कोई अच्छा सा काम करके भी दिखा दिया, कोई नए ढंग से काम करके दिखा दिया, तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपको ज्यादा वो वाहवाही नहीं मिलती। बोलते हैं यार नहीं तूने जो किया उसको छोड़ दे, जो रोज की तरह काम करना है वैसे ही काम करो, अपनी फील्ड से हटके काम मत करो। तो कई बार ना बंदे का दम घुटना शुरू हो जाता है कि यार रोज एक ही काम करना पड़ रहा है, रोज एक ही काम करना पड़ रहा है, बंदा बोर सा हो जाता है कई बार। उसके बाद आता है डिफिकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है कि क्या लिखा है इसमें, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि अगर कोई गलती करेगा तो वो गलती एकदम से पकड़ी जाएगी, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, प्रोडक्शन की गलती प्रोडक्शन में पकड़ी जाएगी, सेल्स यहाँ पे कंट्रोल में और इजी सुपरविजन में, कि प्रोडक्शन की गलती प्रोडक्शन में पकड़ी जाएगी, फाइनेंस की गलती फाइनेंस की, अलग अलग डिपार्टमेंट है। और यहाँ आप कह रहे हो कि बहुत मुश्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। क्यों मुश्किल है? अगर अलग अलग डिपार्टमेंट, हमको पता लग जाएगा किस डिपार्टमेंट की गलती है, हम पकड़ लेंगे फटाफट। कई गलतियां ऐसी होती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की को अफेक्ट कर जाती है और ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कई बार कौन से डिपार्टमेंट की है। अभी इस टाइम मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रही, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी पढ़ते पढ़ते कोई ना कोई आ जाएगी। तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो होल स्केल बड़े स्केल पे आती हैं, जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को इफेक्ट नहीं करती, अलग अलग डिपार्टमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कि अगर फाइनेंस की पैसों में हेराफेरी होगी तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को पकड़ लेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी तो हम प्रोडक्शन के पास जाएंगे, सेल्स कम हो रही है सेल्स से पूछेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंपनी में आ गई जो फाइनेंस को भी, ह्यूमन रिसोर्स को भी, सेल्स को भी, प्रोडक्शन को भी, सबको अफेक्ट करती है, तो आप किसकी गलती निकालोगे? तो आपकी मुश्किल होगी ना। तो यहाँ पे फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट इजी टू फिगर, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि किसकी ज्यादा गलती है किसकी कम गलती है। सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अब किसको सजा दी जाए और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जाए, मुश्किल होता है कई बार। अभी एक माइंड में ऐसा एग्जाम्पल आ नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा स्पेशलाइजेशन मिल रही है और ट्रेनिंग ईजी हो रही है, किसकी? जो लोग काम पे आ रहे हैं। वो काम पे आके कहाँ पे नौकरी करेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करेंगे, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में। तो क्या टॉप मैनेजमेंट के लिए नौकरी भर्ती की हमने? बिल्कुल नहीं की। क्या जो ट्रेनिंग दी हमने टॉप मैनेजमेंट के लिए दी? बिल्कुल नहीं दी। हमने सारी ट्रेनिंग दी
मैनेजरियल फंक्शंस के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। हमने डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन भी कर ली, ट्रेनिंग भी कर ली, सुपरविजन भी कर लिया, विजन, सब कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए की। टॉप मैनेजमेंट के लिए हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, टॉप मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की। अगर टॉप मैनेजमेंट खराब है तो वो खराब ही रहा, टॉप मैनेजमेंट बेकार है तो बेकार ही रहा, नीचे की चीजें अच्छे कर दी, स्पेशलाइजेशन कर ली। तो मैनेजरियल डिपार्टमेंट की डिसएडवांटेज है कि लिमिट है सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट तक, इसको मैनेजरियल डिपार्टमेंट की लिमिट मिडिल मैनेजमेंट तक होगी, टॉप मैनेजमेंट तक ये स्पेशलाइजेशन और ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गई, क्योंकि हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट तक ही रखा, टॉप मैनेजमेंट तक हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके नहीं जा पाए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ी ये है कि ये टॉप मैनेजमेंट को कवर नहीं करता। तो ये थे फंक्शनल के। अब डिस्कस करते हैं डिविजनल के, और वहीं आपकी क्लास खत्म। अब इसके भी चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, और इसका पहला पॉइंट भी स्पेशलाइजेशन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें क्या थी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनल स्ट्रक्चर था, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे आ रही है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप अलग, ग्लव्स अलग, शैम्पू अलग, सैनिटाइजर अलग, शूज अलग, सब टूथपेस्ट अलग, टूथब्रश अलग, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग फैक्ट्रियां बना रखी है एक ही कंपनी के अंदर, तो सब कुछ अलग अलग है। अगर मैं मान लो सोप की डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मैं रोज सोप ही बनाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्ट में स्पेशलिटी बन जाएगी कि मैं रोज एक ही जैसा काम कर रहा हूँ। उसमें क्या था कि मैं डिपार्टमेंटल या फाइनेंस डिपार्टमेंट रोज फाइनेंस संभाल रहा था, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि एक ही जैसा काम करना पड़ रहा है तो मैं अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पा रहा हूँ। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सेम पॉइंट चलेंगे आपके, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी हो जाएगा। वो इसको आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हो, कंट्रोल के अंदर ये आता है पॉइंट ये बेसिकली, कि अगर किसी की गलती होगी तो हमको पता है कि अगर सोप के प्रोडक्ट में कमी आई है तो सोप वाले को देखा जाएगा, शैम्पू वाले को शैम्पू वाले को, शूज वाले को शूज वाले को, जहां पे कमी आई है वहां पे फिक्स करना इजी आता है। लेकिन अगर पूरे कंपनी में कमी आती है, कोई गलती होती है, कोई नुकसान होता है, तो फिक्स करना मुश्किल होता है। तो इसका उल्टा यहाँ भी आएगा, अगर डिपार्टमेंट की कमी निकालनी है तो अब यहाँ पे इजी हो जाता है। डिविजन स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि इजी होता है निकालना, लेकिन एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्क आता है तो निकालना मुश्किल आता है। वो पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ लेंगे आगे से। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी लिखेंगे एंड इनिशिएटिव। अब मेरे को रखा गया है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्या एक ही रहेगा मार्केट में। अगर मैं सोप बनाता हूँ कि सोप जिंदगी भर एक जैसा बनाऊंगा, क्या लक्स ने स्टार्टिंग से लेके आज तक एक ही कलर के या एक ही फ्लेवर के, एक ही फ्रेगनेंस के सोप निकाले हैं? जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, लक्स अपने सोप के डिजाइन, शेप, साइजेस, फ्रेगनेंसेस एंड उसके जो फ्लेवर्स हैं वो अलग अलग करता है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अपने क्वालिटी को अच्छा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनिशिएटिव लूंगा मैं कि मार्केट में नई चीज आई है तो मैं उसको बनाने की ट्राई करूँ, तो इसको डायनामिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हो आप। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब स्पेशलाइजेशन होगी और नए नए प्रोडक्ट्स में बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, तो मेरी ग्रोथ तो होनी पॉसिबल है। तो हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली ग्रो करेगा। ये नहीं होगा कि सोप वाला डिपार्टमेंट शैम्पू की वेट करेगा, शैम्पू वाला डिपार्टमेंट शूज की वेट करेगा। तो जिसकी ग्रोथ, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे, उसको ज्यादा बड़ा कर देंगे कंपनी के अंदर। उसके लिए बाकी प्रोडक्ट के लिए बैठे नहीं रहेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी कंपनी, मान लो पतंजलि है, पतंजलि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है मार्केट में, कि जरूरी थोड़ी सारे प्रोडक्ट्स बिकते होंगे अच्छे से। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड उसकी ज्यादा होगी, उसकी फैक्ट्री में ज्यादा लोग हायर करके उसको क्या कर देगा, ग्रो। जिसकी डिमांड कम होगी उसको ध्यान कम देगा, क्योंकि वो तो कम चल ही रहा है, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से ग्रोथ इजी होती है एक्सपेंशन कंपनी की। अलग अलग डिविजन में करना, देखो अलग अलग डिवीजन में कंफ्यूजन क्या होगी, अवॉइड्स कंफ्यूजन भी लिख सकते हो। बुक में है चाहे नहीं है, मेरे दिमाग में आया तो लिख दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने डिपेंड होना है। अलग अलग डिपार्टमेंट से तो कंफ्यूजन नहीं होती ना, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कौन सी चीज कहाँ बन रही है, किसकी गलती कहाँ पे, सब पता लग जाता है।
कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी, बाकी बुक में लिखे हैं मैं लिख नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी क्योंकि फंक्शनल वाले पॉइंट्स ही रिपीट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी, हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से क्योंकि बात करनी है तो उसको पता है कि उसको किस बारे में बात करनी है। कोऑर्डिनेशन इजी है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है तो कोऑर्डिनेशन भी है साथ में। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी बिकॉज अ डिविजनल हेड गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मान लो एक प्रोडक्ट है मेरा सोप, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग फंक्शंस होंगे, जैसे इस सोप के अंदर एक फाइनेंस मैनेजमेंट होगा, एक हायर परचेज मैनेजमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ऐसे ऐसे। फिर दूसरा प्रोडक्ट है मेरा शैम्पू, तो इसके अंदर भी आपके अलग अलग होंगे डिपार्टमेंट्स। मतलब एक ही प्रोडक्ट के सारे डिपार्टमेंट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि जो सेल्स डिपार्टमेंट सोप का है वो सिर्फ सोप की सेल्स देखेगा, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सोप नहीं सेल्स नहीं देखेगा। तो अगर मैं इसको अलग अलग ना बनाऊं, मैं एक बड़ा सेल्स डिपार्टमेंट बना दूं जो सारे प्रोडक्ट्स की सेल देखता हो, एक बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दूं जो सारे प्रोडक्ट्स की फाइनेंस देखता हो, तो फायदा तो होगा कि वो सारा को आपस में कोऑर्डिनेट कर लेगा, लेकिन नुकसान ये होगा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फायदा ये होता है, बेटर यही होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग फंक्शंस बनाओ, अलग अलग डिविजन्स के अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि हर मैनेजमेंट की अलग अलग डेवलपमेंट, हर मैनेजमेंट की अलग अलग डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। तो मैनेजरियल स्किल्स आपके बढ़ते हैं, एक्सपर्टीज बढ़ता है, कंफ्यूजन्स कम होती है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस भी वही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब सोप वाला कहता है मेरे को चाहिए पैसे, मनी, मेरे को फंड्स चाहिए। कंपनी कहती ठीक है ले लो। इधर से ये लड़ पड़ा कि सर मेरे को भी तो फंड्स चाहिए। अब फंड्स को या तो दोनों में बांटो, चलो ठीक है दोनों में आपस में इक्वली बांट देते हैं। तीसरा शूज वाला आ गया, कहते हैं सर मेरे को क्या करो, मेरे को भी पैसे दो, मैं भी अपना काम बढ़ाऊं, मेरे को भी मार्केट में सेल बढ़ानी है। तो कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये तो एग्जांपल है खाली फंड्स का। कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है आपस में कि पैसा कहाँ जाए, लेबर। अच्छा एक मान लो एक नया मैनेजर आया है, बहुत हमको पता लगा कि बहुत बढ़िया से संभालता है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है, तो लड़ाइयाँ हो जाती है कि उसको यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें। तो कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकते हैं। जब बहुत सारे डिपार्टमेंट या बहुत सारे लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी ही है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कन्फ्यूजन अवॉइड करता है और यहाँ पे आ गया डुप्लीकेशन। तो ये वही पॉइंट्स हैं। कन्फ्यूजन अवॉइड करता है अलग अलग लेवल पे, कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग है तो हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग है, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो डुप्लीकेशन हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि देखो फाइनेंस यहाँ भी है, फाइनेंस यहाँ भी है, फाइनेंस यहाँ भी है, ह्यूमन परचेज यहाँ भी, ह्यूमन परचेज यहाँ भी, ह्यूमन परचेज यहाँ पे भी है, तो ह्यूमन रिसोर्स सॉरी यहाँ पे भी है। तो डुप्लीकेशन हो सकते हैं कि हो सकता है मैंने एक बंदे को हायर किया हो, मैं उसको सोप में भेज दूँ, लेकिन भेजना चाहिए था उसको शैम्पू में। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर डुप्लीकेशन होगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। ज़्यादा नहीं है इसके, 2-3 ही कर लेना। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें वही आ गया ऑर्गेनाइजेशनल, जो पिछले उसका था फंक्शनल डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे। हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट बन जाए, मेरा डिपार्टमेंट बेस्ट बन जाए, कंपनी का फायदा कैसे हो। हम वहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच रही, हमारी सोच छोटी है सिर्फ हमारे प्रोडक्ट तक, ठीक है। और कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, चीजें मुश्किल हो जाती हैं कई बार। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर और डिपार्टमेंट, उसके अंदर फिर और लेबर, तो चीजें काफी ज्यादा मतलब वो क्योस मच जाता है, हौश पौश मच जाती है काफी ज्यादा। तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, वो आप लोग खुद पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इस टॉपिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जो एडवांटेजेस होते हैं ना वो बाद में आकर डिसएडवांटेज भी बन जाते हैं, और ऐसा होता भी है, क्योंकि एक नज़र से देखो तो ये फायदा है,
ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन दूसरी नज़र से देखो यार, ये बहुत क्योस मच गया, बहुत कन्फ्यूजन मच गई, बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, इकट्ठा संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी होती है दुनिया में कई बातें जिसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, और एक ही जैसे फ़ायदे एक ही जैसे नुकसान, तो वो यहाँ पे आती है। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जैसे कि जैसा लिखा है या तो रट्टा मार लो या अपने आप से बना के भी आप इसमें लिख सकते हो। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कौन सी बुक की लैंग्वेज लिखी है, आप अपनी लाइन बना के लिख दो, एनसीईआरटी पकड़ लो, कोई बुक पकड़ लो, आपको सिंगल सिंगल लाइंस इनके बारे में लिखनी है, खाली हेडिंग्स नहीं डालनी इनके, और सिंगल सिंगल लाइन लिख के आपको कुछ ना कुछ आना जरूर है। ये टॉपिक आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा।